हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आई होप कि आप लोग ये जो सेट नंबर है आप पूरा हल कर रहे होंगे और इसको अपना नोट्स की तरह बना रहे होंगे। ठीक है, नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर नोट्स बना लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो भी पेपर बनने वाले हैं ना, इसमें से कम 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से उठकर आने वाला है। 2024 नहीं, 2022 से भी, 20 से भी आप लोग जितने सेट करना है कर लीजिए, क्योंकि फ़ायदा इसी में है। ठीक है, नोट वोट अगर आप बनाएं तो पढ़ते रहिए उसको, और इसको भी आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो सेट नंबर आपका ये चौथा इसमें का चल रहा है। सेट नंबर 4 में आपका देखिए, सेट नंबर 4 में कौन सा हो चुका है। प्रश्न नंबर 6 7 तक हो चुका है, 7 तक हो चुका है। प्रश्न नंबर 8 बचा है, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए। ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम लेकर आ गए। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं है, अगर ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 3 साल का फिजिक्स का जो है क्वेश्चन पेपर मैं हल करके दे रहा हूँ, और आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें 5 साल का आपको मिलेगा, और बायोलॉजी का भी 1 2 साल का मिल जाएगा। ठीक है, 100 रुपये में। और यहाँ पर देखिए पहला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और देखिए एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या होगा, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए इसको, एकल पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन। देखिए माना यस प्रकाश स्रोत से माना यस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है। ठीक ना, क्या रखा है, L1 रखा है, जिसके फोकस पर प्रकाश स्थित है। अतः इससे चलने वाली प्रकाश किरणें L1 लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तथा अवरोध या द्वारक AB से गुजरती हुई द्वितीय उत्तल लेंस L2 पर आपतित होती हैं। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपने मुख्य अक्ष पर स्थित स्थित फोकस पी ओ कहिए चाहे पी नॉट कहिए पर फोकसित कर देता है तथा इसकी फोकस पर पर्दा वी डैश रखा है। ठीक ना, क्या रखा है, वी और वी डैश रखा है। अतः पी ओ पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि पी ओ पर ए तथा बी के द्वारा पहुंची प्रकाश तरंगों का पथांतर शून्य होता है। ठीक ना, क्यों, देखिए पीओ पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है, क्यों, क्योंकि पीओ पर ए तथा बी के द्वारा पहुंची प्रकाश तरंगों का पथांतर शून्य होता है। इसे ही केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। देखिए सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र आपका होता है x इक्वल टू लैम्डा डी अपान में ई। ठीक है, x इक्वल टू क्या है, ये लैम्डा है, ये डी है, ये अपान में ई ई है, सॉरी। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट को की रेखी चौड़ाई अगर रेखी चौड़ाई कहेगा तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा कि 2x 2 लैम्डा डी अपान में ई। ठीक ना, 2x 2 लैम्डा डी अपान में ई। ये अगर कहेगा रेखी चौड़ाई का सूत्र तो ये लगाएंगे, और चौड़ाई का सूत्र तो ये लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेट नंबर 1 में कि 2 में ये एकल पतली झिर्री वाला हुआ, वहाँ से आप लोग फिगर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारक 3 प्रमुख कारक हैं जो प्रकाश के विवर्तन को प्रभावित करते हैं। पहला देखिए तरंग दैर्घ्य, आयाम और स्लिट चौड़ाई। ठीक है, स्लिट चौड़ाई है। और देखिए यहाँ पर एकल स्लिट विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई डी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। थीटा और अनुक्रमानुपात 1/d। ठीक ना, किसके, डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो 1/d होगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तीसरा है कि स्लिट से परद की दूरी का मान बदलने पर मुख्य उच्चिष्ट की रेखी चौड़ाई बढ़ जाती है, परंतु कोणीय चौड़ाई वही रहेगी। ठीक ना, कोणीय चौड़ाई क्या होती है, वही रहती है, नहीं बढ़ती है। यहाँ पर देखिए विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान कितना होता है, 90 डिग्री होगा। कितना होगा यहाँ पर पूछा ना, विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य
मान आपका होता है 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला देखिए। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। ठीक ना, प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का क्या करना है? प्रतिपादन करना है। देखिए यहाँ पर हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों की हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक ना, इसके लिए हाइगेंस ने निम्न परिकल्पना दी। इसके लिए जो हाइगेंस थे इसके बारे में कई चीज़ें बताएं। तो पहली देखिए क्या है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको यहाँ तक आपने देखा। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको देख लीजिए। दूसरा है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। ये सभी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक ना, ये जो तरंगाग्र है ये क्या होती है? देखिए, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती है। किसका? एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती हैं, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। मतलब सभी दिशा में निकलती है, कोई एक दिशा में नहीं निकलता है। ठीक है, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये सभी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी पॉइंट है, इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला तल एक नया तरंगाग्र बनता है। ठीक ना, इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला जो तल होता है वो क्या बनता है? एक नया तरंगाग्र बनता है। इस प्रकार यह तरंगाग्र एक एक के बाद एक माध्यम में बनती है तथा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक ना, इस तरंगिकाओं से क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है। यहाँ पर हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, हो गया। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। तो इसके आधार पर देखिए यहाँ पर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का प्रतिपादन करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाए। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर बना है। ये फिगर आपको बना लेना है। ठीक है, ये फिगर आपको इसी प्रकार से सेम टू सेम बना लेना है। यहाँ पर t=0 कर लेना है और यहाँ पर इसका जो कोण है आपका I है और यहाँ पर R है। एक अपवर्तन है, एक आपतन कोण है। ठीक है, एक अपवर्तन कोण, एक आपतन कोण है और यहाँ पर A डैश है, A है, A डैश है। ठीक है, यहाँ पर बी है, बी डैश है। ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी डैश है, यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है। ये देखिए ये कांच में कांच है और ये V2 और ये ऊपर जो है ये वायु है। ठीक है, ये ऊपर वायु में, ये नीचे कांच है। ठीक है, अब देखिए पहले माध्यम के लिए अगर हम निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। कैसे? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर जब निकालेंगे चाहे इधर गुणा कर देगा तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो दूरी बी ए डैश दूरी कहाँ लेना है हमको? बी ए डैश से लेना है। ठीक ना, बी ए डैश लेना है और इसकी चाल और समय क्या होगी? तो समय तो आपका टी रहेगा, समय जो आपकी देखिए टी है और इसकी जो चाल है V1 है, V1 का यहाँ पर V2 दिया है और यहाँ पर V1 भी इसमें कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर V1 कहाँ होगा? V1 तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V1 हम लिख दिए, V1 लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोण लेना है आपको, कोण कोण ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ए यहाँ से लेना है कोण ए बी ए डैश। ठीक ना, ए बी ए डैश लेना है हमें।
देखिए साइन आई यहाँ पर दिया, आई जो कोड दिया आपका साइन, ये आई दिया है तो यहाँ पर साइन लेंगे। साइन का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। साइन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, बी ए डैश, लंब क्या आपका बी, यहाँ पर देखिए लंब ये बी ए डैश, ये क्या लंब है, ठीक ना। और ये जो आपका ये आधार है, ये लंब है और ये आधार, ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डैश क्या है, ये आधार है, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए साइन आई बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके बराबर बी ए डैश के बराबर आया था वी वन टी लिख देंगे। फिर उसके बाद ए डैश लिखना है, समीकरण नंबर 1 मान लेना। उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं दूसरे माध्यम में। दूसरा माध्यम देखिए आपको लेना है ए बी डैश। ए बी डैश कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ए बी डैश कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ए है, ठीक है, यहाँ पर बी डैश है। तो ए बी डैश लेना है, ए बी डैश ये लेना है। और इसका जो समय होगा वो भी टी होगा, और ये जो इसकी दूरी होगी V2 होगी, ठीक ना, V2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी डैश इक्वल टू V2T साइन आर के लिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला है, ठीक ना, आर ये कोण आया इसमें देखिए कितने बार पलटेंगे, यहाँ पर देखिए ये कोण आया आर, ये आया ना आर, तो इसके लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा ए बी डैश, और यहाँ पर ए डैश बी डैश, ए और बी डैश, ए इंटू ए डैश, ठीक है। V2 इसका मान कितना है, V2T, और ये तो यही रहेगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 1 आपका था V1T अपान में ए डैश, और ये है आपका V2T अपान में ए इंटू ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन आई अपान साइन आर, समीकरण 1 है साइन आई और समीकरण 2 है साइन आर। और देखिए V1T अपान में ए डैश, ए इंटू ए डैश अपान में V2T अपान में ए इंटू ए डैश, ठीक है। तो इससे और इससे ये कटेगा, देखिए इससे इससे कट गया, और V1T और V2T बचा, तो T से T कैंसिल हो गया, V1 अपान V2 बचा, ठीक है। तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू, तब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, V1 अपान में V2 बचेगा। ये देखिए नियतांक अगर हम लोग इसका लेंगे तो यन, इसके बराबर क्या मान लेंगे, यन क्या हो जाएगा, क्या नियतांक हो जाएगा। तो साइन आई अपान में साइन आर आ जाएगा आपका यन, ठीक है। यही स्नेल का अपवर्तन का नियम होगा, ठीक है। यही आपका क्या होता है, स्नेल के अपवर्तन का नियम होता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे ब्रॉगली तरंग द्रव्य तरंगे क्या है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस गण से संबद्ध डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी और क्यों होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दी ब्रॉगली तरंगे क्या होती, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य द्रव्य कणों से संबद्ध, देखिए द्रव्य कणों से संबद्ध क्या इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग धैर्य को दी ब्रॉगली तरंग धैर्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या होती है, द्रव्य तरंगों की तरंग धैर्य को दी ब्रॉगली तरंग धैर्य कहते हैं। ये आपको मतलब याद कर लेना है, ठीक है, बढ़िया से लिख करके याद कर लेना है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए आपका है नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर देखिए गुण पूछा है तो गुण भी हम लोग देखते हैं। द्रव्य तरंग प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध होती हैं। द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। तरंग धैर्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है लैम्डा अनुक्रमानुपात 1/m, अतः हल्के कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग धैर्य अधिकतम होती है, ठीक है। अतः किसे हल्के कण से संबद्ध होती हैं, डी ब्रॉगली तरंगे अधिकतम होती हैं। उसके बाद देखिए आपका जब अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान होगी तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए फार्मूला आपका बनेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपान रूट में 2m e जो ये ई है ये समान होने पर क्या हो जाएगा, जब ये समान होगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मतलब ये फार्मूला कब बनेगा, जब ये समान होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब लैम्डा का मान ये अधिक होगा, जब लैम्डा का मान अधिक होगा तो आपका जो इसका द्रव्यमान होगा ये कम होगा, ठीक ना। द्रव्यमान का मान क्या होगा, कम होगा जब लैम्डा का मान अधिक हो। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/√में
यम द तब द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। ठीक ना, एकदम सटीक हम लिख दिए हैं जैसे जैसे हम इसमें चेंज किए। ठीक है, यहाँ पर चूंकि देखिए जो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यम ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और एम अल्फा का मतलब है इसका अल्फा का द्रव्यमान। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है सबसे छोटा है, उससे बड़ा होता है, उससे ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और उससे भारी होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक है, और जब जो आपका ये होगा लैम्डा होगा, इसका मान जो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा होगा इसका मान ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा में ये इलेक्ट्रॉन का मान ज़्यादा होगा, उसके बाद प्रोटॉन का लैम्डा मान होगा, फिर उस सबसे कम होगा आपका अल्फा कण का। ठीक है, अब देखिए लैम्डा ई की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। जो आपका सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे कि आपको समझा दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 9 का अथवा है। प्रश्न है कि पीएन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचारी पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखिए सब किए हैं। यहाँ पर देखिए बस चित्रांकन करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए अग्र, पहले आपको ये लिखना है, अग्र अभिनत में विभव प्राचारी तथा अवक्षय परत का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? अग्र अभिनत में विभव प्राचारी तथा अवक्षय परत का मान कम हो जाता है। पश्च अभिनत में अवक्षय परत तथा विभव प्रचारी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, पश्च अभिनत में अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। ठीक है, और ये आपको क्या करना है, जो चित्रांकन करने के लिए कहा है ये चित्रांकन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये पीएन डायोड संधि बना लेना है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर है। उसके बाद देखिए ये आरएल है, सी है, डी है। ठीक ना, और ये देखिए आउटपुट है, ये क्या है, ये आउटपुट है, ये डायोप्टर D2 है, और ये बी है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको इस प्रकार से सब जैसे जैसे बना है ना वैसे बना लेना है। उसके बाद देखिए ये बना लेना है आपको, ये बना लेना है, एसी इनपुट है। ये क्या है, एक एसी इनपुट है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ऐसे 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 जैसे जैसे बना है वैसे वैसे आपको ये डीसी आउटपुट है। डीसी आउट में सिर्फ ऐसे ऐसे आया है, और ये थोड़ा सा देख कर बनाइएगा, सीधे सीधे में रहे मेरा इधर उधर बन गया। ठीक है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, प्लस है, ये माइनस है, ये एसी इनपुट है, ये डीसी इनपुट है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न नंबर आपका 9 था, ठीक ना, प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला था, ये समाप्त हुआ। यानी कि सेट नंबर आपका 4 पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें 4 वीडियो बनी। अब चारों को हम एक जोड़ करके क्या बना देंगे, वन शॉट बना देंगे। और वन शॉट आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें आपको इकट्ठा मतलब एक जगह सारी वीडियो मिल जाएंगी, यानी कि सभी चीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।